हेलो, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ निशा और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट दिस बुक द होल ब्रेन चाइल्ड। इस बुक में 12 स्ट्रेटजीज दी गई हैं जिससे हम अपने बच्चे के ब्रेन की कंप्लीट टोटल डेवलपमेंट में हेल्प कर सकते हैं। तो ये जो बुक है इसके दो ऑथर हैं, डॉक्टर डैनियल एंड डॉक्टर टीना। इस बुक का फर्स्ट पार्ट मैं ऑलरेडी पब्लिश कर चुकी हूँ जिसके अंदर मैंने 5 स्ट्रेटजीज डिस्कस की हैं। अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वो चेकआउट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे मेमोरी के बारे में कि हमारी जो मेमोरी है वो कैसे काम करती है और कैसे हम अपने बच्चे की मेमोरी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो कुछ लोगों की मेमोरी बाय बर्थ ही अच्छी होती है, बट दैट डज नॉट मीन कि मेमोरी को इम्प्रूव नहीं किया जा सकता है। अगेन, मेमोरी इज़ लाइक अ मसल, जिसको आप जितना एक्सरसाइज करेंगे उससे वो इम्प्रूव होती चली जाती है। तो कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज होती हैं जिनकी हेल्प से आप मेमोरी को इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन वो एक्सरसाइज इम्प्लीमेंट करने से पहले ज़रूरी है ये समझना कि मेमोरी काम कैसे करती है। 2 मिथ्स हैं जनरली जिन्हें हमें बस्ट करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मिथ, हमें लगता है कि हमारी जो मेमोरी में इंफॉर्मेशन स्टोर होती है वो एक फाइल फॉर्मेट में स्टोर होती है, कि अलग अलग फाइल्स हैं, जैसे कि ऑफिस में या घर में हम अलग अलग फाइल्स रखते हैं किसी कैबिनेट में, और जिस फाइल की हमें रिक्वायरमेंट होती है हम उसको निकाल लेते हैं। ऐसा नहीं होता है। हमारे ब्रेन में जो इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है वो लिंक्स के थ्रू कनेक्टेड होती है, एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड होती है। तो जब भी कोई एक्सपीरियंस हम कर रहे हैं, उस एक्सपीरियंस के टाइम पे हमारे ब्रेन में सर्टेन काइंड ऑफ न्यूरॉन्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, और वो जो न्यूरॉन्स, जितने भी न्यूरॉन्स एक्टिवेट होते हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। फिर सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन जब अराइज होती है जिसमें उस तरह की न्यूरॉन्स जो हैं वो सारे पास्ट वाले एक्टिवेट हो जाएंगे और वो उसके साथ एसोसिएट हो जाएंगे, लिंक हो जाएंगे। न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर, मतलब कि जो न्यूरॉन्स एक साथ एक्टिवेट होते हैं वो एक साथ फिर कनेक्ट हो जाते हैं। इसका मतलब हमारा जो ब्रेन है उसकी फिजिकल स्टेट कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती है। जितनी नई चीज़ें हम सीखते हैं, जितनी नई चीज़ें हम एक्सपीरियंस करते हैं, उसके साथ हमारे ब्रेन की फिजिकल स्टेट भी चेंज होती रहती है। तो जब भी हम कोई एक्सपीरियंस करते हैं वो गुड हो सकता है या बैड हो सकता है। अगर कोई अच्छा एक्सपीरियंस है तो इट्स ओके, बट लेकिन कोई बैड एक्सपीरियंस है तो उससे रिलेटेड जैसे ही कोई सिचुएशन आती है उस तरह की दोबारा, तो बच्चा वो सारे बैड इमोशंस को दोबारा से फील करता है या वो उन चीज़ों से डर जाता है। तो वो बच्चे के साथ ना हो, उसके लिए हमें डील करना सीखना है। उसके लिए स्ट्रेटेजीज मैं आपको बताऊंगी। उससे पहले आगे बात करते हैं मेमोरी की ही एक और मिथ के बारे में। पहले वो बात करते हैं। दूसरी मेमोरी की मिथ क्या है कि हमें लगता है कि हमारी मेमोरी जो है उसमें जो भी एक्सपीरियंस है वो हमें डिट्टो एज इट इज़ याद रहता है। उसे हम जितनी बार भी रिकॉल करेंगे, जितनी बार भी विड्रॉ करेंगे, वो सेम डिट्टो इन्फॉर्मेशन आएगी। तो ये भी ऐसा नहीं है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हमारी मेमोरी जो है उसमें न्यूरॉन्स जो है वो कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहते हैं। उनके बीच का जो कनेक्शन है वो कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है, जो जो हमारे नए एक्सपीरियंस होते हैं उनके बेस पर। तो वैसे ही जो भी एक मेमोरी हमारी क्रिएट हुई है ब्रेन में फर्स्ट टाइम, फर्स्ट इंप्रेशन में, उसको जब हम रिकॉल करते हैं, जब रिट्राइव करते हैं, तो वो 100% वैसे ही रिट्राइव नहीं होती है। उसमें कुछ डिस्टॉर्टेड हम चीज़ को रिट्राइव कर पाते हैं। तो वो थोड़ी भी चेंज हो सकती है या वो बहुत ज़्यादा भी चेंज हो सकती है, वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। तो ये जो इन्फॉर्मेशन हम रिट्राइव कर रहे हैं वो 100% वैसी नहीं जैसे कि हमने स्टोर किया था। तो जितनी बार भी वो रिट्राइव होती है तो हर बार वो चेंज होती रहती है। फिजिकल स्टेट भी हमारे ब्रेन में चेंज हो जाती है और वो मेमोरी जो है वो भी चेंज होती रहती है। हमारी मेमोरी को ब्रश अप करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए हमें सर्टेन एक्सरसाइजेस करनी होती हैं जिससे कि हमारी मेमोरी इम्प्रूव हो जाती है। तो अब बात करते हैं उन स्ट्रेटजीज़ की जिनकी हेल्प से हम मेमोरी को इम्प्रूव भी कर सकते हैं, और जो हमारे ब्रेन की जो ये वायरिंग है उसको कैसे हमें इम्प्रूव करना है जब डिफ़िकल्ट सिचुएशंस आती हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं जो हमारे पास्ट में होते हैं, बट प्रेजेंट में जैसे ही उस तरह का कोई दोबारा सिनेरियो क्रिएट होता है या उस पूरे एक्सपीरियंस से रिलेटेड एक भी चीज़ हमारे सामने आती है तो पूरा एक्सपीरियंस हमारे सामने आ जाता है और वो प्रॉब्लम क्रिएट करना स्टार्ट कर देता है हमारे प्रेजेंट में भी। दैट मीन्स कि हमारा जो पास्ट है वो हमारे प्रेजेंट को इन्फ्लुएंस करता है। तो जब पास्ट के अच्छे एक्सपीरियंस हैं तो इट्स ओके, बट अगर बैड एक्सपीरियंसेस हैं तो वो हमारे प्रेजेंट में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और उनसे हमें डील करना सीखना है। उसके लिए यहाँ आती है स्ट्रेटजी नंबर 6। कई बार कुछ ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं जिनसे बच्चा बहुत घबराया होता है या डरा होता है या वो शेयर नहीं करना चाहता उस बात को, क्योंकि वो जैसे ही उस एक्सपीरियंस के बारे में याद करता है तो कई बार बच्चा रोने लग जाता है या वो बता नहीं पाता है, क्योंकि उसकी मेमोरी में वो इन्फॉर्मेशन ऐसे स्टोर होती है कि वो उसकी सेंस नहीं बना पा रहा है। तो आप उससे स्टोरी टेलिंग की
टेक्निक जो मैंने पिछली वीडियो में भी आपसे डिस्कस की थी वो टेक्निक यूज़ करेंगे, बट इस स्टोरी टेलिंग में थोड़ा सा ट्विस्ट है। उसको रिमोट देना है। रिमोट कैसे देना है? जैसे हम टीवी में कोई वीडियो देखते हैं या मूवी देखते हैं तो जो पार्ट हमें नहीं देखना होता है उसको हम फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ रिमोट। तो वैसे ही हमें बच्चे को सिखाना है कि ठीक है, अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो इस बात को डिस्कस करने के लिए तो हम सिर्फ वही चीज़ डिस्कस करेंगे जिसमें तुम कंफर्टेबल हो। जहां तुम्हें लगे कि ये बात मुझे डिस्कस नहीं करनी है उसको स्किप करना है। वैसे ही जैसे हम टीवी के रिमोट की हेल्प से मूवी को स्किप कर देते हैं किसी पर्टिकुलर पार्ट को, तो ऐसे बच्चे को सिखाना है रिमोट को यूज़ करना अपने ब्रेन के लिए। तो वो जब स्टोरी को स्टार्ट करेगा धीरे धीरे वो कनेक्ट होगा आपके साथ, कंफर्टेबल होगा, वो डिस्कस करेगा स्टोरी को। फिर जहाँ अनकंफर्टेबल पार्ट उसकी स्टोरी का आएगा तो वो उसको स्किप कर देगा और फिर वो आगे मूव ऑन होगा। तो इस तरह से वो आपके साथ शेयर कर पाएगा अपनी प्रॉब्लम को, और जब वो आपके साथ शेयर करेगा तभी आप उसको सॉल्यूशन भी दे पाएंगे। धीरे धीरे जो उसकी ब्रेन में ऑलरेडी स्टोर है मेमोरी में वो इन्फॉर्मेशन या वो एक्सपीरियंस, उसको आप जब अपने एक्सपीरियंस के साथ या अपने लेसन्स या लर्निंग्स के साथ चेंज करते हैं तो उसके ब्रेन की वायरिंग भी चेंज होती है, वो एसोसिएशन भी चेंज होती है और उसे उस सिचुएशन का लॉजिक जो है उसके ब्रेन में चेंज हो जाता है। उसकी मेमोरी जो इन्फॉर्मेशन स्टोर है उसके ब्रेन में उस इवेंट को लेकर वो भी चेंज होनी स्टार्ट होती है। उसको आप पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं डिस्कशन के थ्रू, स्टोरी टेलिंग के थ्रू। और वो रिमोट देने से हेल्प ऐसे मिलती है कि बच्चा जिस पोर्शन को शेयर नहीं कर रहा है, जिसमें बहुत ज़्यादा डरा हुआ है या अनकंफर्टेबल है, उसको वो स्किप कर देता है। डिस्कस करने के बाद वो उसमें भी कंफर्टेबल हो जाएगा। अब ये तो स्ट्रेटेजी थी जिसको यूज़ करके हमने बैड एक्सपीरियंसेस को चेंज किया है। बात आती है कि हम बच्चे के साथ पॉजिटिव मेमोरी उसकी कैसे क्रिएट करें, अच्छी मेमोरी कैसे क्रिएट करें, क्योंकि मेमोरी जो है वो डेवलप होती है एक्सरसाइज करने से। और उसको एक्सरसाइज कैसे कर सकते हैं? उसको जितना ज़्यादा आप यूज़ करते हैं तो उससे डेवलप होगी। तो बच्चे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा बातें करनी है, डिस्कशन करना है, जो थ्रू आउट द डे उसके एक्सपीरियंसेस होते हैं उनको डिस्कस करना है। तो जब बच्चा अपनी बातें बता रहा है तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका उसको मीनिंग समझ में नहीं आ रहा होता है, उस पूरे इवेंट को वो अच्छे से समझ नहीं पा रहा होता है। तो जब वो आपसे डिस्कस करेगा तो आप उसको समझने में हेल्प करेंगे और वो उसकी मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करने में भी हेल्प आउट करेगा, क्योंकि जो इवेंट एक बार हुआ तो उसकी मेमोरी में वो स्टोर तो हो गया, बट इट्स लाइक कि डिफरेंट पीसेज हैं एक पजल के जो कनेक्टेड नहीं है। लेकिन जब वो बच्चा आपके साथ डिस्कस करेगा तो वो पजल के जो पीसेज हैं वो एक साथ सॉर्ट आउट होके उसको वो क्लियर पिक्चर दिखाई देगी। तो जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल बच्चा स्कूल से आता है तो आप उससे क्या क्वेश्चन पूछते हैं? अगर आपने जनरली उससे क्वेश्चन पूछा हाउ वाज योर डे, सो इट्स अ क्लोज एंडेड क्वेश्चन, तो बच्चे का रिप्लाई क्या होगा? इट वाज गुड और इट वाज बैड, और बात यहीं खत्म हो जाती है। इसकी बजाय आप बच्चे से पूछ सकते हैं कि आपके दिन में 2 सबसे अच्छी बातें आज क्या हुई, या कौन सा दिन का ऐसा पार्ट था जो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो यहाँ पर ये ओपन एंडेड क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको स्कोप मिलता है कि बच्चा आपको कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करेगा, कुछ बातें बताएगा, कुछ एक्सपीरियंसेस बताएगा, फिर आप अपने एक्सपीरियंसेस बता सकते हैं, आप फर्दर डिस्कशन को बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से डिस्कशन कीजिए बच्चे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा, और उसके जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको सॉर्ट आउट करने में, पजल पीसेस को एक साथ लेके आने में आप उसकी हेल्प कीजिए। तो इस तरह से मेमोरी जो है वो इम्प्रूव होती है। जितना मेमोरी को यूज़ करेंगे उतना आपकी मेमोरी जो है इम्प्रूव होती चली जाती है। ये तो थी मेमोरी की बात। अब हम बात करते हैं हमारे इमोशंस को लेकर, क्योंकि इमोशंस भी हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। अगर हम इमोशनली वीक हैं दैट मीन्स कि हमारे ब्रेन पर भी इसका इफेक्ट आना स्टार्ट हो जाता है, एंड अल्टीमेटली ये फिर हमारी हेल्थ पर भी इफेक्ट डालता है। तो इमोशंस को हैंडल करना बच्चे को सिखाना है। इमोशंस को हैंडल करने के लिए है नेक्स्ट स्ट्रेटेजी नंबर 8, जिसमें हमें बताना है बच्चे को कि जो हमारे इमोशंस हैं वो परमानेंट नहीं होते हैं। तो टीच योर चाइल्ड कि our emotions are impermanent in nature, they will continuously change। जैसे आसमान में बादल होते हैं ना, बादल आते हैं चले जाते हैं, कभी धूप निकल रही होती है, कभी बादल आ रहे होते हैं, तो वैसे ही हमारे जो इमोशंस हैं वो आते हैं और चले जाते हैं, वो परमानेंट नहीं रहते हैं। पर बच्चों के साथ क्या होता है कि बच्चों को जब वो बहुत दुखी होते हैं ना, उन्हें लगता है कि बस अब वो कभी खुश होंगे ही नहीं दोबारा, तो वो इतना ज़्यादा उस इमोशन में डूब जाते हैं। तो उस टाइम पर बच्चे को आप समझाएंगे तो शायद नहीं समझ पाएगा, लेकिन आप उसको जनरल एग्जाम्पल के थ्रू समझा सकते हैं। और सबसे पहले आपको समझना जरूरी है कि इमोशंस जो हैं वो कैसे काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप बारिश में खड़े हुए हैं, और अगर बारिश में आप खड़े हुए हैं उस टाइम पर अगर आपको कोई कहे कि आप भीगे हुए नहीं हैं, तो ये
बेवकूफ़ी होगी ना, क्योंकि अगर आप बारिश में खड़े हुए हैं और आप भीग रहे हैं, आप ये सिर्फ अज्यूम नहीं कर सकते हैं कि मैं बारिश में खड़ा भी हुआ हूँ लेकिन मैं भीगा हुआ नहीं हूँ, तो ये अजम्पशन इज़ स्टुपिडिटी। लेकिन इसके साथ ही ये अज्यूम कर लेना कि अभी बारिश हो रही है और मैं बारिश में भीग रहा हूँ और मैं हमेशा बारिश में ही भीगता रहूँगा और कभी धूप निकलेगी ही नहीं, ये मौसम हमेशा ऐसा ही रहेगा, दैट्स अगेन स्टुपिडिटी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अभी जो करंट सिचुएशन है दैट विल इवेंचुअली गो अवे और हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। ये एग्जाम्पल्स के थ्रू आप बच्चे को भी सिखाइए कि जिस टाइम पर बच्चा सैड फील कर रहा है, इमोशनली लो फील कर रहा है, तो बच्चे को फील करने दीजिए, उसकी फीलिंग्स को वैलिडेट करिए। यस, इट्स ओके, इस तरह की सिचुएशन है जो आपको बैड फील करा रही है एंड आपको बैड फील होना भी चाहिए, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप दोबारा से कभी खुश नहीं होंगे या हमेशा ऐसी ही सिचुएशन रहेगी। ये आपको सिखाना है। तो बच्चे को आपको इमोशनली इंटेलिजेंट बनाना है। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी इज स्ट्रेटेजी नंबर 9, जिसके थ्रू आपको बच्चे को सिखाना है कि बच्चा अपने आप को जाने और पहचाने, अपने आप को एनालाइज करना सीखे। इसके लिए आप एक टेक्निक बच्चे को सिखा सकते हैं, SIFT। S मीन्स सेंसेशंस, I मीन्स इमेजेस, F मीन्स फीलिंग्स, T मीन्स थॉट्स। यानी बच्चे को आपको सिखाना है कि किसी पर्टिकुलर टाइम पर बच्चे के बॉडी के अंदर किस तरह की सेंसेशंस हो रही हैं। जैसे कि जब बच्चे को गुस्सा आता है तो बच्चे के अंदर अर्ज होती है किसी चीज़ को हिट करने की, है ना, या फिर जब बच्चा नर्वस हो रहा होता है तो उसके स्टमक में बटरफ्लाइज फील करते हैं बच्चे। तो इस तरह से उसको बॉडी की सेंसेशंस को रिकॉग्नाइज करना सिखाना है। उसके बाद इमेजेस है, तो मान लो कभी बच्चा डरा हुआ है तो उसको कोई डरावनी पिक्चर याद आ रही है, उसके माइंड में वो इमेज चल रही है, तो वो इमेजेस को रिकॉग्नाइज करना सिखाना है। देन फीलिंग्स को, कि बच्चा क्या फील कर रहा है, वो सैड फील कर रहा है, एंग्री फील कर रहा है, किस तरह के उसके इमोशंस वो फील कर रहा है। देन थॉट्स, कि उसके ब्रेन में क्या थॉट्स चल रहे हैं। तो इन चीज़ों को रिकॉग्नाइज करना सिखाना है, क्योंकि किसी भी सिचुएशन में बच्चा कैसे फील कर रहा है उसको रिकॉग्नाइज करके ही वो उसको चेंज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बच्चा है, उसको आपने बताया कि जब आपको गुस्सा आता है तो आपको इस तरह की अर्ज होती है कि आप किसी चीज़ को हिट करें, तो आपको दैट मीन्स गुस्सा आ रहा है, तो आप गुस्सा आ रहा है तो आपको अर्ज तो ये हो रही है कि आपको गुस्सा आ रहा है तो आप हिट करें, लेकिन आपको हिट नहीं करना है। इंस्टेड आप उस एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं किसी फिजिकल एक्टिविटी में, यानी कि आप रेस के लिए जा सकते हैं, दौड़ लगा सकते हैं, जंपिंग कर सकते हैं, या फिर डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, जिससे आप अपने ब्रेन को काम डाउन कर सकें। इसका एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो कि कोई इमेज है, उसको कैसे चेंज करना है। एक बच्चा सोने जा रहा है, सोने से पहले बच्चा जो है वो कंप्लेन करता है पेरेंट्स को कि मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे डर लग रहा है, कहेगा कि मुझे ना मम्मीज़ दिखाई दे रहे हैं। अब हो सकता है कि उसने कहीं टीवी में देख लिया हो मम्मीज़ को, और वो पिक्चर उसके ब्रेन में अभी चल रही है जिसके कारण उसे डर लग रहा है। तो डर तो जेन्युइन है, बच्चे के माइंड में तो वो इमेज चल रही है। तो आप अगर उस बच्चे को सिर्फ डिनाई कर देंगे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, मम्मी मम्मी यहाँ पर कुछ नहीं आने वाले हैं और हम तुम्हारे साथ हैं, सो डोंट वरी, सो जाओ, तो वो बच्चा नहीं सो पाएगा, उसके ब्रेन में फिर भी वो इमेज घूम रही है। इंस्टेड आप बच्चे से पूछिए कि आपको डर क्यों लग रहा है, बच्चा बताएगा कि उसको मम्मी की पिक्चर दिखाई दे रही है। तो आप उसको बताइए कि चलो ठीक है, मम्मी की जो पिक्चर है वो बहुत स्केरी है, उसके कारण तुम्हें डर लग रहा है, लेट्स मेक इट अ लिटिल बिट फनी। इसको थोड़ा चेंज करते हैं, मम्मी को बेसबॉल हैट पहनाइए, उसको कलरफुल बैट उसके हाथ में दीजिए। बच्चा उस इमेजिनेशन के थ्रू उस पिक्चर में वो चेंजेस करेगा एंड नाउ ही विल फील कंफर्टेबल कि अच्छा ये इमेज है, इसको तो मैं चेंज भी कर सकता हूँ, जैसे मुझे दिखाई दे रही है उसमें मैं एडिशन भी कर सकता हूँ, उसमें मैं अल्ट्रेशंस भी कर सकता हूँ। और फिर बच्चा जो है उस इमेज को जैसे चेंज करेगा तो फिर वो कंफर्टेबली सो भी पाएगा। तो इस तरह से हमारी फीलिंग्स हैं, हमारे इमोशंस हैं, हमारे थॉट्स हैं, उनको आप चेंज कर सकते। ये बच्चे को सिखाना है स्ट्रेटेजी के थ्रू, यानी डिस्कस करके, बता के और एक्सप्लेनेशंस के साथ। बच्चे की जो फीलिंग्स हैं या जो इमोशंस हैं उनको डिनाई नहीं करना है, बल्कि आपको उसे समझाना है। नेक्स्ट इज स्ट्रेटेजी नंबर 10, दिस इज माइंड साइट। जैसे हम अपनी आंखों से किसी चीज़ को देखते हैं तो उसको आई साइट बोला जाता है, तो अपने ब्रेन से जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो उसको माइंड साइट बोला जाता है। तो माइंड साइट बच्चे को सिखानी है। माइंड साइट क्या होती है, आप फॉर एग्जांपल बच्चे को एक कमरे में बिठाइए, उस कमरे में बिठाकर आप बच्चे से पूछिए कि सामने वाली दीवार पर आपको क्या दिख रहा है, कोई एक ऑब्जेक्ट। वो ऑब्जेक्ट बच्चे को बताइए, बच्चा उस ऑब्जेक्ट को देखेगा और बताएगा। सपोज वहाँ पर कोई बुक रखी है, फिर आप उससे लेफ्ट वाली वॉल के बारे में पूछिए, वहाँ पर कोई प्लांट रखा है उसके बारे में पूछिए। फिर राइट वाली वॉल के बारे में पूछिए कि वहाँ पर कुछ और ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। फिर आप बैक साइड वाली वॉल के बारे में पूछिए कि वहाँ पर क्या ऑब्जेक्ट रखा है उसके बारे में पूछिए। तो अब बच्चे ने अपने चारों तरफ देखा और अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को रिकॉग्नाइज करके आपको बताया।
तो अब बच्चे का ये जो रिकॉग्नाइजेशन है वो आपको बच्चे को फिर से बताना है कि देखो अब तुम यहाँ सेंटर में बैठे हो, तुम ये ऑब्जेक्ट नहीं हो, लेकिन तुम अपने आसपास के ये सारे ऑब्जेक्ट्स को देख भी पा रहे हो कि आपके आसपास क्या है, और आप पर्टिकुलर किसी मोमेंट पर एक ऑब्जेक्ट पर फोकस भी कर पा रहे हो कि मुझे अभी ये ऑब्जेक्ट देखना है, तो आप उस पर फोकस कर पा रहे हो। ऐसे ही हमारा ब्रेन होता है। हमारा ब्रेन भी आप एक व्हील की तरह इमेजिन कर सकते हैं कि जो व्हील है उसकी एक्सिस जो है, जहाँ सेंटर है वो आप हो, और उसकी चारों तरफ जो स्पाइक्स हैं वो उस टाइम पर आप जो इमोशंस फील कर रहे हो, या जो फीलिंग्स हैं, या जो इमेजेस हैं, या जो थॉट्स आपके ब्रेन में चल रहे हैं, वो सब चीज़ें वो आपकी स्पाइक्स हैं। तो आप पेपर लेकर वो प्रेजेंट मोमेंट में क्या फील कर रहे हो, या क्या पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, या कैसे थॉट्स चल रहे हैं, कैसे इमोशंस हैं, वो सब चीज़ें आप नोट डाउन कर सकते हो। एंड देन यू कैन डिसाइड कि आपको कहाँ पर फोकस करना है। जैसे रूम में बैठकर आप किसी ऑब्जेक्ट पर फोकस कर सकते हैं, वैसे ही आपको जब पता है कि आपके ब्रेन में क्या क्या चल रहा है और वहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है, कहाँ फोकस करना है, माइंड सेट के थ्रू आप उसको प्रायोरिटी सेट करना सिखा सकते हैं। दूसरा, आप उसको बता सकते हैं कि जब कभी भी वो किसी एक इमोशन पर स्टक हो जाते हैं या किसी पर्टिकुलर चीज़ पर स्टक हो जाते हैं, तो वहाँ से बाहर निकलना सिखा सकते हैं। यानी आप बच्चे को माइंड सेट के थ्रू पावर ऑफ कंट्रोल देते हैं, पावर ऑफ फोकस देते हैं कि आपके हाथ में पावर है कि आप अपने ब्रेन की हेल्प से किसी पर्टिकुलर चीज़ पर फोकस कर सकते हैं, और किसी पर्टिकुलर चीज़ पर जहाँ पर आप स्टक हुए हैं वहाँ से बाहर निकल सकते हैं। नाउ कम्स स्ट्रेटेजी नंबर 11। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी तक जो हमने सारी स्ट्रेटेजीज डिस्कस की हैं, इट वाज अबाउट द चाइल्ड, कि बच्चे के ब्रेन में हम कैसे कैसे चेंजेस आते हैं, क्या क्या डेवलपमेंट फेजेस होते हैं, और उनको हम कैसे डील करें। अभी बात कर रहे हैं इस फेज़ में जो है हमें खुद पर काम करना है, जिससे कि बच्चे के ब्रेन की हेल्थ डिसाइड होती है। तो यहाँ पर क्या करना है, इट्स अबाउट यू टू कनेक्ट विद योर चाइल्ड। ये जो फेस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो इंडिविजुअली काम नहीं करता, वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होके काम करते हैं। अपने आसपास की सराउंडिंग के जो ब्रेन में चल रहा होता है, उन फीलिंग्स को या उन इमोशंस को मिरर करना स्टार्ट कर देते हैं, उस स्टेट ऑफ माइंड को कॉपी करना स्टार्ट कर देते हैं। इसको मिरर न्यूरॉन्स का फिनोमेना बोला जाता है, जो साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है। तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं? फॉर एग्जांपल, आप कहीं जाते हैं जहाँ पर वो जो रूम है वो फुल ऑफ एनर्जेटिक पीपल है, बहुत एनर्जेटिक लोग हैं वहाँ पर, बहुत हैप्पी हैं, खुश हैं। तो जब थोड़ी देर आप उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, यू विल ऑल्सो स्टार्ट फीलिंग एनर्जेटिक एंड हैप्पी। वहीं दूसरी तरफ आप अगर कहीं ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पर लोग उदास हैं, तो थोड़ी देर के बाद आप भी वैसे ही उदास फील करना स्टार्ट कर देंगे। ये होता है मिरर न्यूरॉन्स का इफेक्ट। अब इसका आपके बच्चे से क्या लिंक है? बिल्कुल है। जैसे आपका जो ब्रेन है वो मिरर कर रहा है, वैसे ही आपका बच्चा जो है वो आपके साथ मैक्सिमम टाइम जब स्पेंड कर रहा है, तो वो आपके ब्रेन को भी मिरर करना स्टार्ट कर देता है। तो आपकी जो स्टेट ऑफ माइंड है वो आपके बच्चे की स्टेट ऑफ माइंड को अफेक्ट करती है। अगर आप खुश हैं तो आपका बच्चा डेफिनेटली खुश रहेगा, अगर आप दुखी हैं तो वो भी दुखी रहेगा, उदास रहेगा। तो अब आपको अपने ऊपर काम करना है, आपको अपने आप को, अपनी स्टेट ऑफ माइंड को ध्यान रखना है कि आप मेंटली फिट हैं, क्या आप खुश हैं, क्या आप सही हैं, क्योंकि वो आपकी स्टेट ऑफ माइंड आपके बच्चे की स्टेट ऑफ माइंड को इफेक्ट कर रही है। एक तो हो गया अपनी स्टेट ऑफ माइंड को आपको ध्यान रखना है। दूसरा, आपको बच्चे के साथ कनेक्शंस बिल्डअप करने हैं, फन टाइम स्पेंड करना है, हैप्पी मोमेंट्स क्रिएट करने हैं। तो ये जो हैप्पी मोमेंट्स होते हैं ये बच्चे के अंदर डोपामिन रिलीज करते हैं, क्योंकि डोपामिन हमारे ब्रेन का वो केमिकल या वो हार्मोन है जो हैप्पीनेस फील कराता है, वो एक रिवॉर्ड केमिकल है। तो जैसे ही आप कोई अच्छी से एक्सपीरियंस करते हैं तो आपके अंदर डोपामिन रिलीज होता है, जो कि आपको मोटिवेट करता है दोबारा से उस एक्टिविटी को करने में। तो जब आप बच्चे के साथ अच्छी फन एक्टिविटीज़ करते हैं, बच्चा आपके साथ फैमिली टाइम एंजॉय कर रहा है, तो वो बच्चे को एक रिवॉर्ड तो मिलता ही है, उसका ब्रेन हैप्पी तो फील करता ही है, बट उसका ट्रस्ट बिल्डअप होता है, रिलेशनशिप्स पर ट्रस्ट बिल्डअप होता है। उसे लगता है कि दीज रिलेशनशिप्स आर गुड एंड आई एम सेफ हेयर एंड आई एम कंफर्टेबल हेयर। बच्चा अपनी फैमिली में कंफर्टेबल फील करता है, और वो जो कंफर्ट उसको उस टाइम पर मिल रहा है बचपन में, वो उसकी सिर्फ प्रेजेंट की रिलेशनशिप्स नहीं बल्कि फ्यूचर की रिलेशनशिप को इफेक्ट करता है। क्योंकि अगर वो आज एज ए चाइल्ड अपनी फैमिली मेम्बर्स पर ट्रस्ट कर सकता है, उनके साथ एंजॉय कर रहा है, अच्छी बॉन्डिंग है, अच्छी फैमिली क्वालिटी टाइम उसको मिल रहा है, तो फ्यूचर में भी ही विल लुक फॉरवर्ड फॉर गुड रिलेशनशिप्स। वो नेगेटिव रिलेशनशिप्स के ट्रैप में नहीं फंसेगा, और वो अच्छी रिलेशनशिप्स को आइडेंटिफाई करना सीखेगा, और वो
लोगों पर ट्रस्ट करना सीखेगा, वो अच्छी रिलेशनशिप भी बिल्डअप करेगा। तो इस तरह से आप अगर अपने बच्चे के साथ आज क्वालिटी टाइम स्पेंड करें तो वो सिर्फ उसकी आज की लाइफ को नहीं बल्कि फ्यूचर की भी उसकी वैसे ही प्रोसेसिंग रहती है लोगों के साथ रिलेशनशिप बनाने में। वो उसको लाइफ टाइम जो है फाउंडेशन आप प्रोवाइड कर रहे हैं। सो बी माइंडफुल कि आप बच्चे के साथ जो भी टाइम स्पेंड कर रहे हैं वो किस तरह का है। थोड़ी फन एक्टिविटीज़ अपने डेली रूटीन में इंक्लूड कीजिए जिससे कि आप और आपका बच्चा एंजॉय करें और उनकी हैप्पी मेमोरीज भी क्रिएट हों। अच्छा उसका मेमोरी का और ब्रेन का जो है फाउंडेशन भी अच्छा हो। जब वो बड़ा हो जाएगा तो इन्हीं हैप्पी मेमोरीज को वो रिकॉल करेगा, याद करेगा जो उसने आपके साथ टाइम स्पेंड किया है, और वो उसकी बड़े होने के बाद की अच्छी मेमोरीज आप आज क्रिएट कर रहे हैं। आप उसके ब्रेन को हैप्पी रहना सिखा रहे हैं अपने ब्रेन की स्टेट को चेंज करके, अपनी हैबिट्स को चेंज करके, किस तरह से आप बच्चे के साथ बिहेव कर रहे हैं उन सब चीज़ों को चेंज करके। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल एंड स्ट्रेटेजी। दिस इज़ अबाउट गोइंग थ्रू द कॉन्फ्लिक्ट्स। जब भी किसी के साथ आर्ग्यूमेंट होता है या कॉन्फ्लिक्ट होते हैं तो बच्चे को आपको दो चीज़ें सिखानी है। पहली चीज़ बच्चे को सिखाना है टू रिकॉग्नाइज दोज थिंग्स विच आर नॉट वर्बल, यानी नॉन वर्बल जो क्लूज हैं उनको रिकॉग्नाइज करना सिखाना है। कई बार बच्चे जब किसी बच्चे के साथ एक बच्चे का आर्ग्यूमेंट होता है या झगड़ा हो जाता है तो उसको सिखाना है कि ठीक है तुम्हें जैसा फील हुआ वो तो बात ठीक है, दूसरे बच्चे को कैसा फील हुआ वो आप सोच कर देखो। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा पार्क में जाता है और वो पार्क में किसी बच्चे के साथ खेल रहा है, उस दूसरे बच्चे के पास नया टॉय है, वो उससे मांगता है, दूसरा बच्चा नहीं देता है तो वो नाराज होकर वापस आता है, आके आपको कंप्लेन करता है कि मामा मेरा उस फ्रेंड के पास ना नया टॉय था पर उसने मेरे साथ शेयर ही नहीं किया, ही इज़ अ बैड बॉय और मुझे ना वो अच्छा नहीं लगता है। अब वो कंप्लेन कर रहा है तो अब आप बच्चे के साथ डिस्कस कीजिए। डोंट जस्ट डिनाई कि ठीक है हाँ वो ऐसा ही है, तुम्हारा जो फ्रेंड है वो शेल्फिश है, देखो उसने तुम्हारे साथ टॉय भी शेयर नहीं किया। तो इस तरह की बातें नहीं बोलिए, बल्कि आप उसको समझाइए, उसको बताइए, एम्पैथी सिखाइए कि आप दूसरे बच्चे के बारे में सोचो। तुम बताओ कि तुम्हें उसने टॉय क्यों नहीं दिया। फिर बच्चा सोचेगा, फिर वो आपको बताएगा कि हाँ मम्मा उसको वो जो टॉय है वो आज ही मिला, वो नया टॉय है, शायद उसको खुद ही खेलने का मौका नहीं मिला है तो वो उसके साथ खेलना चाहता है पहले, इसलिए उसने मेरे साथ शेयर नहीं किया, उसे खुद ही वो टॉय बहुत पसंद है। तो अब बच्चे को रीज़न समझ में आया, उसने खुद ही आपको जवाब दे दिया। तो बच्चे को समझाना है, दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से सिचुएशन को देखना, जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है उसको भी समझना, जो बातें नहीं कही गई हैं उनको भी समझना। अब दूसरी चीज़ आती है कि अगर कॉन्फ्लिक्ट हो गया है, आर्ग्यूमेंट हो गया है तो उसके बाद उसको रिपेयर करना सिखाना। कि कई बार झगड़ा हो जाता है, बच्चे किसी से झगड़ लेते हैं, बातें कर लेते हैं। जनरली तो ये होता है कि बच्चे अभी थोड़ी देर झगड़ेंगे, उसके बाद अपने आप एक दूसरे के साथ खेलना स्टार्ट कर देते हैं। बट स्टिल आपको उसको रिपेयर करना सिखाना है। बच्चे को बताना है कि अगर तुम्हारी गलती है तो तुम्हें सॉरी बोलना चाहिए, तुम्हें बात करनी चाहिए। तो ये रिपेयर करना भी बच्चे को सिखाना है। इससे क्या होता है कि बच्चे की जो रिलेशनशिप्स हैं वो स्ट्रॉन्ग बनती हैं, और वो अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है या प्रॉब्लम आ रही है तो उससे थ्रू निकलना, बाहर निकलना बच्चा इन टेक्निक्स के थ्रू सीखता है। तो दीज वर 12 स्ट्रेटजीज जो मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं थ्रू दीज 2 वीडियोज। और ये जो बुक है इसमें ये कंटेंट बहुत और भी एलोबरेट करके, क्योंकि पूरी बुक का कंटेंट तो मैं 2 वीडियोस में नहीं बता सकती हूँ, बट इसीलिए मैं रिकमेंड कर रही हूँ कि ये जो बुक है ये आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। अगर आप पेरेंट हैं या आप केयर गिवर हैं या आप टीचर हैं तो ये बुक आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है, क्योंकि बच्चे के ब्रेन की टोटल ऑल ओवर डेवलपमेंट स्टेजेस के बारे में बात करती है। और ना सिर्फ आप बच्चे की डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं, आप खुद को भी हील करते हैं, आप खुद को भी समझते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स अगर आप फेस करें, क्योंकि इसके हर चैप्टर में दिया गया है कि कैसे आपको बच्चे के ब्रेन को इंटीग्रेट करना है और कैसे आपको खुद के ब्रेन को इंटीग्रेट करना है। तो ये सारी चीज़ें दी गई हैं। और बुक के लास्ट में आपको एज के साथ दिए गया है कि इस एज ग्रुप का अगर बच्चा है तो कौन सी टेक्निक्स किस तरीके से काम करेंगी। उसके बाद नेक्स्ट एज ग्रुप दिया गया, तो ऐसे अलग अलग एज ग्रुप के अकॉर्डिंग टेक्निक्स को समराइज करके भी लिखा हुआ है। सो इन टोटल बुक जो है वो मुझे बहुत पसंद आई। आई विल गिव 5 स्टार्स टू दिस बुक, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे से समराइज करके बहुत इजी लैंग्वेज में, जो कि हम लोग आराम से समझ सकते हैं, और बीच में एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, कार्टून बना के कॉमिक की तरह से एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं जो हमारी अंडरस्टैंडिंग को और भी ज़्यादा डीप लेवल पर लेके जाते हैं। सो डू गिव इट अ ट्राई, एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। विल मीट अगेन इन अनदर वीडियो। टिल देन कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय, टेक केयर।